नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे सोची बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। आज 8 तारीख है, यानी ऐतिहासिक दिन है। आज गुजरात के अंदर 27 साल पुरानी भाजपा सरकार का हो सकता है अंत, और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर जबरदस्त तरीके से सत्ता वापसी कर सकती है कांग्रेस। बताएंगे आपको क्या है पूरी खबर दोस्तों, और सुबह से किस तरीके से ट्रेंड सामने आ रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन कुछ ऐसी खबरें सामने आ गई। उसके बाद दोस्तों अब शाम 5 बजे तक कांग्रेस पार्टी के नेता मतगणना केंद्र पर बैठे रहेंगे। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के लिए संभाला है मोर्चा। एक एक वोटों की गिनती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हो रही है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में आज उपचुनाव के अंदर भी आने वाले हैं नतीजे, कौन कौन से वीवीआईपी सीटों पर किस किस तरीके के ट्रेंड सामने आ रहे हैं दोस्तों, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एग्जिट पोल पूरी तरीके से मुंह की खाती दिखाई दी है। बताएंगे आपको किस तरीके से ध्वस्त हो गए देश के बड़े बड़े एग्जिट पोल। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के अंदर आज परिवर्तन का दिन है और 27 साल पुरानी सरकार का हो सकता है अंत, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर 182 सीटों पर सुबह से वोटों की गिनती हो रही है दोस्तों। और ऐसे में 2017 के चुनाव की तुलना में इस बार मात्र 63% की ओवरऑल वोटिंग हुई है, यानी 8% कम वोट डाले गए हैं। जिसके बाद बड़े बड़े राजनीति के तुर्रम खान टेंशन में आ चुके हैं कि किस तरीके का नतीजा होगा दोस्तों। शाम 5 बजे तक जब तक अंतिम आंकड़े जारी नहीं कर दिए जाते तब तक सारी पार्टी के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से किसी भी कीमत पर मतगणना केंद्र को नहीं छोड़ने के लिए कहा है दोस्तों। आपको बता दें कि ईवीएम की गिनती को लेकर भी अतिरिक्त सचेत सारी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी है। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी, युवा नेता हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी, अल्पेश ठाकुर समेत 1621 उम्मीदवारों की किस्मत आज तय हो रही है। और अंतिम नतीजे तक ये बात तय है कि बड़े बड़े विकेट गिरने वाले हैं दोस्तों गुजरात के चुनाव को लेकर। आप लोग क्या मानते हैं, इनमें से कौन कौन चुनाव हार रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इस बार रिवाज नहीं बल्कि राज बदलने की स्थिति जबरदस्त दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि विधानसभा की 68 सीटों पर सुबह से ही लगातार मतगणना जारी है। 59 स्थानों पर लगातार मतगणना की जा रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोलने के बाद अब लगातार ईवीएम की काउंटिंग चल रही है दोस्तों। 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों को भी अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि 14 मतगणना के मेज लगाए गए हैं, जहां से अंतिम आंकड़े दिए जाएंगे। और मतगणना के लिए कंप्यूटर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर तकरीबन 76% वोटिंग हुई थी दोस्तों, यानी पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है। और माना जा रहा है कि ये वोट परिवर्तन के लिए पड़ा है। और जिस तरीके से ओपिनियन पोल और बाद में एग्जिट पोल हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार के लिए अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, वैसा सच होता हुआ साबित हो रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद उपचुनाव भी जबरदस्त हो रहे हैं। बड़े बड़े सूरमाओं के सीटों पर वोट डाले गए थे दोस्तों, जिसके नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा की सीट सरदार शहर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा की सीट भानु प्रतापपुर के अंदर वोट डाले गए थे, जिसके नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं दोस्तों। वहीं पर पदमपुर में बीजू जनता दल की प्रतिष्ठा की सीट बनी पड़ी है। और महागठबंधन को बिहार में कुडनी सीट पर अपना बहुमत बचाना है। और इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर तो 3 सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की सीटें हैं। खतौली उपचुनाव में भाजपा के नेता विक्रम सैनी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। और आरएलडी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी है कि जैसे तैसे इस सीट को जीतकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा मैसेज भेजे कि मुजफ्फरनगर जो 2013 के अंदर दंगों की लेबोरेटरी थी, वहां से जनता ने आपस में सद्भाव का बड़ा संदेश दिया है। आरएलडी जीतकर इस तरीके का मैसेज भेजना चाहती है। जबकि रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की प्रतिष्ठा की सीट है दोस्तों। और वहीं पर मैनपुरी की सीट, जहां पर कई बार सांसद रहे थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, यहां पर भी समाजवादी पार्टी को इस सीट को जैसे तैसे रिटेन करना है दोस्तों, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है काफी कड़े का मुकाबला हो चुका है, काफी कड़ा मुकाबला हो चुका है। और उपचुनाव के वोटिंग के दौरान कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे। यहाँ तक की कहा गया था कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। जिसके बाद इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कार्रवाई जरूर की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से वोट के लास्ट तक गिनने जाने पर पूरा तैयार रहने के लिए कहा है। एक एक बैलेट पेपर के वोट जब तक ना गिन जाए, जब तक सर्टिफिकेट ना दे दिया जाए, तब तक लगातार बने रहने के लिए कहा गया है दोस्तों। वही आपको बता दें कि एमसीडी के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बड़े बड़े एग्जिट पोल धूल फांकते दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि सारे बड़े एग्जिट पोल दावा कर रहे थे कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है। कम से
से कम 150 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी और मैक्सिमम 175 सीटें दिखाई जा रही थी दोस्तों। लेकिन अंत में जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में पहले कांटे की टक्कर हुई और जैसे तैसे आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बहुमत हासिल कर लिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को मात्र 134 सीट मिले हैं, जबकि एक भी एग्जिट पोल के अंदर मिनिमम भी 134 सीटें नहीं दिखाई गई थी दोस्तों। और ऐसे में एग्जिट पोल के मुंह की खाने के बाद अब माना जा रहा है कि गुजरात के अंदर शाम 5 बजे तक अंतिम आंकड़े आते आते पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर दोनों राज्यों के अंदर दिखाई पड़ने वाली है। आप लोग इसे किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अमूमन माना जाता है कि गोदी मीडिया के लोग जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल कराते हैं उसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के आंकड़े को कम करके दिखाया जाता है। आपको बता दें कि 2020 के दिल्ली चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी मात्र 4% वोट प्राप्त कर पाई थी दोस्तों, जिसके बाद एग्जिट पोल में भी दावा किया जाता कि एमसीडी के चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी मात्र 2% वोट प्राप्त कर पाएगी। लेकिन अंतिम आंकड़े जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इस बार के एमसीडी इलेक्शन में तकरीबन 12% वोट इकट्ठा किया है। आपको बता दें कि एमसीडी के चुनाव में जबरदस्त वापसी कांग्रेस पार्टी ने की है और 12% वोट इकट्ठा करके कहीं ना कहीं एग्जिट पोल करने वाले लोगों को एक तरीके का करारा तमाचा मारा, जो दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद अब दिल्ली के अंदर भी पूरी तरीके से कमजोर है। लेकिन दोस्तों हकीकत ये नजर आई कि जितना एग्जिट पोल में दावा किया जाता उससे तकरीबन 6 गुना ज्यादा वोट परसेंट कांग्रेस पार्टी का रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात चुनाव के मद्देनजर डाइवर्ट कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि नयापुर उमेद सिंह स्टेडियम में यात्रा के लंच का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। अब ये यात्रा 24 किलोमीटर तक लगातार चलती रहेगी। इससे पहले ये बताया गया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 8 दिसंबर यानी आज सुबह 6 बजे से अंतपुरा एंट्री गेट से शुरू होकर लगातार चलती जा रही है और बीच में लंच ब्रेक होने वाला था, लेकिन लंच ब्रेक को रोक दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि क्योंकि गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे हैं और ये बॉर्डर का इलाका है, तो यहाँ पर किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और इसीलिए ये यात्रा लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो राज्यों के चुनाव के नतीजे से किसी और राज्य के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के इकाई के नेता ने बड़ा बयान दिया दोस्तों। सिद्धरमैया ने कहा कि गुजरात के एग्जिट पोल या अंतिम नतीजे कर्नाटका के नतीजे पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, कर्नाटका के अलग मुद्दे हैं। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ रणनीतिकार और विश्लेषक हरि भाई देसाई ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं ये दावा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर डंके की चोट पर सरकार बना रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार गुजरात राज्य के अंदर बनने जा रही है। 27 साल पुरानी सरकार का अंत होने वाला है, यानी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी इस तरीके का विश्लेषण कर रहे हैं। आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर दिल्ली दंगों के बाद मुस्लिम वोटरों ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है। एक बार फिर से सारे मुस्लिम वोटर कांग्रेस पार्टी की ओर जाते नजर आए दोस्तों। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें जरूर मिल गई हो, लेकिन सबसे बड़ा खेला तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। आम आदमी पार्टी को ओखला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है दोस्तों। दरअसल आम आदमी पार्टी न तो ओखला क्षेत्र के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन कर पाई और ना ही दोस्तों दिल्ली दंगे व ताहिर हुसैन वाले क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाई। इन क्षेत्रों के अंदर मुस्लिम वोटरों ने आम आदमी पार्टी से टूटकर कांग्रेस पार्टी के खाते में जमकर वोट किए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत दिल्ली में दंगे देखने को मिले थे और उसके बाद दोस्तों पहली बार इस तरीके का वोटिंग हुआ है और वोटिंग में मुस्लिम समुदाय के लोग आम आदमी पार्टी से छिटक कर कांग्रेस पार्टी के खाते में चले गए हैं। ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के क्षेत्र में 5 पार्षद की सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट मात्र आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, जबकि 2 ही सीटें बीजेपी के खाते में गई है। जबकि ओखला विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आम आदमी पार्टी का एक मुस्लिम चेहरा है अमानतुल्लाह खान, जहां पर माना जाता कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त सेंधमारी करते हुए मुस्लिम वोटरों के बीच में अपनी धाक जमाई है और दिल्ली दंगों के बाद आम आदमी पार्टी से मुस्लिम समुदाय के वोटर अलग होते दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो 2% 3% की पार्टी बताई जा रही थी, उसका आंकड़ा 12% पर देखने को मिला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुस्लिम वोटरों में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली दंगों के दौरान रिस्पॉन्स कर रही थी, जिस दौरान दिल्ली में दंगे हो रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल एक बयान देने को तैयार नहीं थे दोस्तों, और उसके बाद अब जनता इतनी ज्यादा खफा है कि अपनी तरफ से सजा दे रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो बीजेपी के मुख्यालय कमलम के अंदर बीजेपी जश्न मनाने की पहले तैयारी कर रही थी, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आ रही है कि भाजपा के लोग 5 बजे तक चुनाव के अंतिम रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के महासचिव वाघेला ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाती है और इसीलिए हमारे कार्यकर्ता अंतिम रिजल्ट आने तक इंतजार करते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर बीजेपी ने जीते हुए पार्षदों से संपर्क साधने की कोशिश की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सबसे पहले अपने पार्षदों की बैठक
बुलाई, उन सभी को एकजुट करके कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले मेयर के चुनाव में पूरी तरीके से रिजल्ट को बदला जाए और आम आदमी पार्टी से अगर 20 पार्षदों को तोड़ लिया जाएगा दोस्तों तो आसानी से सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए एमसीडी में अपना पार्षद बनाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। मनोज तिवारी से लेकर भाजपा के नेता आदर्श गुप्ता जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आखिर इस चुनाव के अंदर जनता ने हमें भी बराबर का सपोर्ट किया है, बीजेपी यहाँ पर अपना मेयर बनाएगी। यानी बीजेपी दिल्ली में पूरी तरीके से बहुमत इकट्ठा नहीं कर पाई है दोस्तों, इसके बावजूद मेयर बनाने की बातें कर रही है, यानी तोड़फोड़ की जाएगी। और एक और बड़ी अपडेट यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 30 नेताओं को अगले 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। प्राथमिकी सदस्यता को रद्द करके बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं पर गहरा गया कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद, डिप्टी सीएम फडणवीस बोले कहा अमित शाह से जल्दी होगी बातचीत। वहीं आपको बता दें कि रूपाणी जाए की भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी ने हार्दिक गोपाल, अल्पेश जिग्नेश के बारे में क्या कहा है। आपको बता दें कि ये सारे के सारे नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए दोस्तों, और ऐसे में ज्योतिषी लोग मानते हैं कि इनमें से आधे नेता ऐसे हैं जो चुनाव हार रहे हैं दोस्तों, हालांकि नाम नहीं बताया गया है। वहीं पर कांग्रेस को सताने लगा है विधायकों के खरीद फरोख्त का डर। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है दोस्तों। आज लगातार वोट गिने जा रहे हैं और शाम 5-6 बजे तक अंतिम आंकड़े सामने आ जाएंगे। उसके बाद सारे के सारे जीते हुए एमएलए को यहाँ से राजस्थान ले जाया जा सकता है या फिर छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। चुनाव के रिजल्ट पूरी तरीके से आने के बाद, सरकार के शपथ ग्रहण के बाद इन सभी लोगों को बहुमत पेश करने के लिए विधानसभा आना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना अंतिम आंकड़ा जारी करते हुए राज्य में सरकार बनाने का दावा करेगी। साथ साथ आपको बता दें कि आंखों में चिंगारियां और दिलों में जुनून लिए सड़कों पर निकले हम हवा का रुख देखकर मंजिल तय नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का तस्वीर शेयर करते हुए भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ दोस्तों ये ट्वीट किया है। वहीं पर गुजरात चुनाव के मद्देनजर चुनाव के दौरान दोस्तों जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था और अब 13 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। भाजपा के ये नेता धीरे धीरे गिरफ्तार किए जा रहे हैं और राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो गिरफ्तारी की रफ्तार और तेज कर दी जाएगी। वहीं पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के क्षेत्र के अंदर भी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जहां पर एक और सिसोदिया के क्षेत्र में एमसीडी की 4 सीटों में से 3 सीटें विपक्ष के खाते में गई है तो दूसरी ओर सत्येंद्र जैन के इलाके में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई दोस्तों। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदेश गुप्ता के वार्ड में भी कमल नहीं खिला, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया। तो ऐसे नजारे देखने को मिले जहाँ पर बड़े बड़े सूरमा और उनके क्षेत्रों के रिजल्ट उनके खिलाफ सामने आए हैं। वहीं पर आतिशी मार्लिना और निर्मला के साथ साथ शालिनी में से किसी एक को दिल्ली का मेयर आम आदमी पार्टी बना सकती है। आतिशी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री है जिनके दिल्ली का मेयर बनने की सबसे बड़ी संभावना है। दोस्तों देखते हैं आखिर अंतिम फैसला क्या लिया जाता है। साथ साथ आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले अशोक गहलोत ने जैसे ही ग्रामीण लोगों से मुलाकात करनी शुरू कर दी तो एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। कोटा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में मिले किसान श्री सत्यनारायण मीणा ने बताया कि कांग्रेस सरकार की कृषि कर्ज माफी की वजह से उनका 1,51,000 से ज्यादा का कर्ज माफ हो गया है। कर्ज माफी पर बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही झूठों का जवाब देने के लिए किसान स्वयं आगे आ रहे हैं और इस मौके पर दोस्तों खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे और उन्होंने कहा कि भाजपाइयों को बताइएगा कि आपका कर्ज माफ हो चुका है, ये लोग मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। वहीं पर झारखंड कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची में संशोधन किया गया है। मुस्लिम समुदाय के 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों। इससे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की थी कि उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संशोधन करते हुए उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के चारों क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पश्चिम जोन के अंदर नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अपने नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकलवाएंगे जो 9 दिसंबर यानी कल से शुरू होने वाली है। गौतम बुद्ध नगर से ये यात्रा शुरू होगी और 22 दिसंबर को रामपुर में जाकर समाप्त होने वाली है दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के अंदर नकुल दुबे अपने नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकलवाएंगे जो 11 दिसंबर को लखनऊ से शुरू होगी दोस्तों और 21 दिसंबर को ये भी हरदोई में आकर खत्म होने वाली है। तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी बड़ी योजना के तहत काम कर रही। वहीं पर कानपुर के अंदर बीजेपी के नेता नगर निगम के दफ्तर में गए थे गुंडागर्दी करने, जिसके बाद कानपुर में बीजेपी के नेता को घसीट कर नगर निगम के दफ्तर से बाहर फेंक दिया गया है। आपको बता दें कि कानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के नेता को घसीट कर निगम के दफ्तर से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बीजेपी के नेता कपिल गुप्ता ने सूटरगंज वार्ड से 2017 के पार्षद का चुनाव लड़ा था। कपिल गुप्ता ने बताया कि ग्वाल टोली में कुछ लोगों ने एक जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसकी शिकायत करने के लिए नगर के आयुक्त से मुलाकात करने गए थे, लेकिन उनके साथ ही बदसलूकी हो गई है। आप लोग जानते हैं कि बीजेपी का नेता है दोस्तों, किस तरीके की गुंडाई की होगी। वहीं पर महाराष्ट्र के स्टेट रोडवेज ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से कर्नाटका जाने वाले बसों के पहिए पर हम जाम लगा रहे हैं, यानी कोई भी महाराष्ट्र की बस कर्नाटका नहीं जाएगी, क्योंकि बेलागावी के मुद्दे
मुद्दे को लेकर दोस्तों जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। अलग अलग संगठन के लोग हुड़दंग मचाने के लिए सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने बुधवार को पुलिस के एक अलर्ट के बाद कर्नाटका के अंदर बस की सेवाएं रद्द कर दी हैं। राज्य के परिवहन निगम की पुष्टि में यह जानकारी दी गई है कि पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा को लेकर अलर्ट भेजा गया था। अलर्ट के मुताबिक कर्नाटका महाराष्ट्र सीमा विवाद से संबंधित आंदोलन के दौरान कर्नाटका के बसों के बाद अब महाराष्ट्र के बसों में भी हमला हो सकता है। यानी कर्नाटका की बसों पर जय महाराष्ट्र लिखा जा रहा था और अब महाराष्ट्र की बस जब कर्नाटका जाएंगी तो यहाँ पर भी उनके साथ बदसलूकी की जाती है। इस बीच कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को फोन पर चर्चा की है और शांति सौहार्द बनाए रखने की बात की है। दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों राज्य के अंदर एक में बीजेपी शासित मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। एक राज्य में बीजेपी का डिप्टी सीएम है तो दोनों आपस में बैठकर मामले को सुलटा क्यों नहीं लेते? क्यों इस तरीके के मामले को रीजनलिज्म के तहत प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है? महाराष्ट्र और कन्नड़ अस्मिता के नाम पर देश के अंदर आंतरिक गुटबाजी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर ममता बनर्जी के अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने और पुष्कर जाकर नहाने को लेकर लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने ताना मारा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद राजस्थान के अजमेर शरीफ पहुंची और पुष्कर मंदिर में जाकर भी उन्होंने दौरा किया है। इन दोनों जगह जाने पर सीपीआई के लोग काफी नाराज हैं और तंज भी कस रहे हैं। दोस्तों धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पर राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। वहीं पर मुख्य चुनाव आयुक्त और जर्मन के विदेश मंत्री की तस्वीर सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि जब जर्मनी ने ईवीएम की चुनाव को संवैधानिक नहीं मानते हुए 2009 में इसे खत्म कर दिया तो उनकी विदेश मंत्री को ईवीएम दिखाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? दरअसल उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जर्मन के विदेश मंत्री की ईवीएम के साथ आई फोटो को लेकर तंज कसा है। दरअसल दोस्तों जर्मन की विदेश मंत्री ईवीएम देख रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी ईवीएम की पूरी कार्य प्रणाली समझा रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव की ओर से ये तंज कसा गया है। वहीं पर दोस्तों एमसीडी में जीत के बाद मनोज तिवारी का गाना चलाकर जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीजेपी को ट्रोल किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी दफ्तर में जबरदस्त उत्साह का मौका देखने को मिला। भाजपा को चौथी बार जनता ने मौका नहीं दिया दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के उत्तर पूर्व क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी का गाना बजाकर आम आदमी पार्टी के लोग इस पर झूमते नजर आए और रिंकिया के पापा गाने का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त तरीके से बीजेपी के लोगों को ट्रोल करते नजर आए। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले से जुड़े सारे रिकॉर्ड मांगे। कहा अदालत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार को 2016 की नोटबंदी से जुड़े दस्तावेजों को अदालत के सामने पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार संसद के जरिए कोई मार्ग अपनाती तो संसद नीति को रोक देते, लेकिन उन्होंने विधायकी मार्ग का इस्तेमाल करते हुए लोगों के ऊपर नोटबंदी थोपी, जिसके कारण लोगों का कारोबार बर्बाद हो गया, लोगों के इमोशनल डैमेज हुए। काफी लोग पैसे अपने बचा कर रख रहे थे, उन सभी को पैसे निकालने पड़े और यहाँ तक कि फाइनेंशियल लॉस तो एक अलग ही हुआ। दूसरी ओर कई जगह रोजगार भी लॉस हो गए दोस्तों और कई तरीके के और भी मामले सामने आए। कई जगह तो नोट बदलवाने के लिए बड़ी बड़ी लाइन में लगना पड़ा, कई लोगों को वायलेंस का सामना करना पड़ा। वहीं पर बीजेपी आला कमान का फोकस अब कर्नाटका पर, यानी गुजरात के चुनाव के अंतिम रिजल्ट आने से पहले बीजेपी के लोग कर्नाटका पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों देखते हैं कर्नाटका में कितनी तैयारी बीजेपी के लोग करते हैं, क्योंकि कर्नाटका में अभी की स्थिति में कांग्रेस पार्टी का अपर एज है। वहीं पर जेल में बंद सपा के एमएलए इरफान सोलंकी के पुलिस ने खोले पुराने मामले, 2 अन्य मामले में मुकदमे को जगा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। इरफान पर केस दर्ज कराने को लेकर पुराने मुकदमे में भी पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसमें 13 मामलों को खोला गया है। अब पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी पर 2 नए मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें ये माना जा सकता है कि अब उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों पुलिस ने जाजमऊ थाना के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक केस रंगदारी से जुड़ा हुआ है, दूसरा जमीन कब्जाने से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के लगातार विधायकों को टारगेट करने का ये मुहिम जारी है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो तमिलनाडु ब्लास्ट में एनआईए ने पकड़े 3 आरोपी। एनआईए के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक आरोपी जमेसा मुबीन ने आईएसआईएस से शपथ लेने के बाद आत्मघाती हमले को अंजाम देने की योजना बनाई थी और इस मामले पर अब एनआईए ने कहा है कि आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि दोस्तों इस मामले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ साथ अन्य मामलों को भी सुलझाया जाएगा। वहीं पर हरियाणा की जिम्मेदारी संभाल रहे शक्ति सिंह गोहिल अगले ही दिन पहुंच गए हरियाणा और कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के मुख्यालय में कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे शक्ति सिंह गोहिल राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं नेताओं से चर्चा करते हुए राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। आपको बता दें कि राज्य में 2-3 गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में चल रही है, इन सभी को ठीक करने के लिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी। देखते हैं ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वहीं पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत जरूर मिल गया है, लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम अपना मेयर
बनाएंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग जबरदस्त तरीके से टेंशन में दोस्तों। अरविंद केजरीवाल का बयान कहा हमारे पार्षद को खरीदने के लिए बीजेपी के लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पार्षद बिकने वाले नहीं है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर एक तरीके से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली बैठक में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, जिसके बाद माना जा सकता है कि विपक्षी एकता को एक और बूस्ट मिला है दोस्तों। और आने वाले दिनों के अंदर ये और ज्यादा मजबूत एकता नजर आने वाली है। वहीं पर गुजरात के रिजल्ट आने के बाद अब राजस्थान के अंदर भी तय होगा कि आखिर किसकी सरकार रहेगी। क्या अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी या फिर राहुल गांधी को एक कठोर कदम उठाते हुए सचिन पायलट के हाथ में कमान दे देंगे। ये सारा इस बात से तय होगा कि गुजरात के नतीजे किस तरीके के रहेंगे। आने वाले दिनों के अंदर भी सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। और आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस तरीके के आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा और किसकी जीत हो रही है। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।